Hello everyone, welcome back to From Scratch and आज हम लोग अपना फोर्थ डिस्कशन करेंगे and topic of our today's discussion would be why identifying ethical standards is hard. Ethical standards identify करना या ethical standard का बेस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, ये समझ पाना एक difficult task हो जाता है. ये क्यों है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड किस तरीके से अगर इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड किसको हम लोग मानेंगे, उस हिसाब से अगर हम लोग अप्रोच लेंगे तो हम अपने केस स्टडीज की आंसर्स अच्छे से और आराम से और इजीली लिख पाएंगे. ओके, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई. तो यस, मैं कुछ कुछ पढ़ भी रहा था एंड आई वाज आल्सो अ बिट लेजी. तो सॉरी फॉर दैट एंड होप मैं आगे भी थोड़ा पढ़ पाऊँ और वीडियोस टाइम से ला पाऊँ. आप वीडियो एंजॉय कीजिए एंड कमेंट कीजिए अबाउट व्हाट यू फील इज इम्पोर्टेंट ऑन द वीडियो. क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं दैट एक्ट्स एज अ फीडबैक एंड वो यूट्यूब एल्गोरिदम में भी हमारे वीडियो को आगे पुश करता है. सो थैंक यू एंड चलो लेट्स स्टार्ट. तो व्हाई आइडेंटिफाइंग एथिकल स्टैंडर्ड इज हार्ड, ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब ये है कि ऑन व्हाट बेसिस हम लोग कौन से बेसिस पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से आइडियोलॉजी पे अपने आइडिया को बेस करेंगे और उसको एथिकल स्टैंडर्ड मानेंगे. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज कर जाता है. एंड हाउ डज these standards get applied to specific situations we face. ये सिचुएशनली हमारा एथिकल स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो सकता है. जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ओके, एंड आपके सामने एक जीब्रा क्रॉसिंग भी थी एंड उसमें सिग्नल भी था. आई नो द ड्राइंग इज वेरी बैड बट प्लीज बियर विद इट, ओके ना, क्योंकि और कोई चॉइस भी मेरे पास नहीं है. सो या, सो देयर वाज अ रेड सिग्नल एंड आप गाड़ी चला रहे हैं. सो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं एंड आप रेड सिग्नल को जंप करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप हिटिंग अ bystander, नॉट अ bystander, a passer by जो कि रेड सिग्नल के वजह से जीब्रा क्रॉसिंग से जा रहे थे. आप उनको हिट कर देते हैं. whereas आपका एक फ्रेंड है, वो भी मस्त आपकी की तरह गाड़ी चला रहा है एंड वो क्या करता है, वो जाके गाड़ी को दौड़ा देता है. रेड लाइट थी फिर भी वो दौड़ा देता है एंड नथिंग हैपेंस. ओके, नोबडी वाज पासिंग, क्रॉसिंग क्लियर थी, वो आगे बढ़ जाता है. बट अगर हम लोग देखें कि द ऑफेंस कमिटेड, ये अगर देखें तो ये हो जाएगा जंपिंग ऑफ द रेड लाइट, है ना. एंड हम लोग ये कहेंगे कि अ, आप जिसने एक आदमी को धक्का दे दिया वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा इररेस्पॉन्सिबली एक्ट किया कंपेयर टू दिस वन पर्सन जिसने गाड़ी दौड़ाई इन द जेब्रा क्रॉसिंग दैट वाज एम्प्टी. बट क्या दोनों को हम लोग अलग अलग टाइप की पनिशमेंट देंगे या दोनों को सिमिलर टाइप ऑफ पनिशमेंट देना चाहिए? ऐसे सवालों का जवाब हम लोग कैसे ढूंढेंगे? ओके okay. क्या कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन दैट हैपेंड, या क्या हो सकता था उस एक्शन को कमिट करने से, उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को बेस करना चाहिए. ऐसा सवाल हम लोग एथिक्स में फेस करते हैं. ओके, सो इसको आंसर करने के लिए कई तरीकों से हम लोग अपने केस स्टडी को अप्रोच करेंगे. पहले हम लोग यूटिलिटेरियन अप्रोच से अप्रोच करते हैं. ओके, सो यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहता है? ये कहता है मैक्सिमम गुड
फॉर ऑल। ओके, एक काम जो आपको करना है वो ऐसे करना है कि सबसे ज्यादा गुड हो। ओके, रादर सबको बेनिफिट्स मिले, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ओके, some ethicists emphasize ethical action is the one that provides most good or does least harm। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट हार्म ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और टू से प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड एंड डज लीस्ट हार्म। ओके, तो हमें क्या इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना है ये प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड एंड डज लीस्ट हार्म। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस एग्जाम्पल में हम लोग 2 मिनट बाद आएंगे। सो इनकॉर्पोरेट, सो अगर हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने की कोशिश करेंगे, दिस वुड बिकम the act slash action that would be the one producing greatest good and doing least harm for all the affected customers, employees, shareholders, community and the environment। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करेंगे तो कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। इन इनको हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट देने का कोशिश करेंगे, है ना। ओके, एंड जो एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी है, इनको क्या कर होगा, इनको लीस्ट इफेक्ट, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी लीस्ट अफेक्टेड, ये इंश्योर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए, द यूटिलिटेरियन अप्रोच डील्स विद कॉन्सिक्वेंसेस, इट ट्राइज टू बोथ इंक्रीज द गुड डन एंड रिड्यूस द हार्म डन। तो आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, चेक अप्रोचेस, चेक अप्रोचेस फॉर मैक्सिमम गुड। ओके, हमारा जो अप्रोच हमें लेना पड़ेगा वो मैक्सिमम गुड क्रिएट करेगा। ओके, फिर आता है राइट्स अप्रोच। ओके, राइट्स अप्रोच में एथिसिस्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन होने की वजह से ही कुछ राइट्स एंड कुछ फैसिलिटीज डिजर्व करता है। ओके, इट इज नॉट दैट दैट पर्सन इज having rights and facilities, that is why you will treat that person as human। उनको सारे फैसिलिटीज इसी बुनियाद पे मिलेंगे कि वो ह्यूमन है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो क्या काम करता है या कौन से कम्युनिटी से आता है, उस बेसिस पे आप उसको प्रिविलेजेस ज्यादा दें या कम दें। ओके, सो बीइंग अ ह्यूमन उनको राइट्स अपने आप मिल जाता है। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि यूएसए में एक टाइम था जब ब्लैक्स को सेग्रीगेशन फेस करना पड़ता था, क्योंकि हिस्ट्री रही है कि वो लोग पहले स्लेव्स भी रहे हैं। ओके, तो ह्यूमन बीइंग अगर आप हैं तो आपको स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। आप ह्यूमन बीइंग हैं इसीलिए आपको अपने राइट्स मिल जाएंगे। ओके, सो राइट्स अप्रोच में ह्यूमंस की राइट्स को प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, सो ह्यूमंस ह्यूमंस टू हैव
rights because they are humans. ओके हम लोग वो एक फेमस जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फार्म, उसका एक फेमस लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। तो वैसी चीजें हम लोग नहीं करेंगे, किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हम लोग नहीं देंगे। ओके सो सम ethicists suggest ethical action is the one that at least protects and respects moral rights of those affected. ओके तो प्रोटेक्शन ऑफ मोरल राइट्स ऑफ दोज अफेक्टेड होगा, प्रोटेक्शन रहेगा। ओके this approach starts from the belief that humans have dignity based on the nature per se, that is by the very fact of them being humans, by the very fact of them being humans। वो लोग इंसान हैं, इंसान स्पीसीज में वो लोग बर्थ लिए हैं, इसी वजह से उनको राइट्स मिलेगा। ओके and on the basis of dignity, the right is treated as the end in itself and not merely means to others। The right of a person would be absolute, right जो है absolute है, for the fact of him or her being human and not because of those rights he can exist with human dignity। ऐसा नहीं है क्योंकि उसको वो राइट्स मिले हुए हैं वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहेगा, और क्योंकि उसको वो राइट्स नहीं मिले हुए हैं वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ नहीं रहेगा। मतलब लाइक आई एम फ्रॉम बंगाल, सो सिंस आई एम फ्रॉम बंगाल आई शुड बी treated good, people should rent me houses, and somebody else is from Nepal, he would not get the facility that I have। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे, ऐसा हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो वी विल कट दिस ऑफ। ओके सबको राइट मिलेगा क्योंकि वो ह्यूमन है। ओके सो ये है ह्यूमंस का राइट अप्रोच। ओके फिर आता है फेयरनेस ऑफ जस्टिस अप्रोच। ओके यहाँ पे एक बात आता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो रेसेस होते हैं जो सर्कुलर ट्रैक्स में होते हैं 200 मीटर रेसेस से जो चालू होते हैं, वहां पे किसी आदमी को थोड़ा पहले स्टार्ट करने का मौका दिया जाता है, किसी को थोड़ा बाद में स्टार्ट करने का मौका दिया जाता है, बिकॉज जो सरकमफ्रेंस वो कवर करेंगे वो सेम होगा। जो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेगा बिकॉज वो आउटर ट्रैक में है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जो इनर ट्रैक में है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। सो ताकि सब कोई सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, इसीलिए किसी को आगे शुरू करने का मौका दिया जाता है, किसी को पीछे शुरू करने का मौका दिया जाता है। सो यहाँ पे इक्वालिटी इन सर्कमस्टांसेस बनाने की कोशिश करेंगे और सबको फेयर एंड इक्वेटेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके मोर ओवर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जस्टिस justice must not be done it must appear to be done। appear to be done। ओके ये भी होना चाहिए। इसका मतलब
जो हम लोग एक्शन लेंगे वो जो एग्रीव्ड इंसान है उसके पैशंस को भी शांत करेगा. ओके, सो Aristotle and other Greek philosophers have contributed to this idea that all equals should be treated equally. Today, we use this idea to say ethical actions treat all human beings equally, or if not equally, then fairly, based on standards that is differentiable. Differentiable मतलब एक प्रॉपर डिफरेंस, एक प्रॉपर क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करके हम लोग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं. जैसे कि पीपल हैविंग डिसेबिलिटीज, उनको स्पेशल रैम्प्स एंड स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाना चाहिए सो दैट दे कैन एक्सेस अ बिल्डिंग लाइक एनी अदर पर्सन हु डज नॉट हैव द फिजिकल चैलेंज. ओके, we people more we pay people more based on on harder work for the greater amount that they contribute to an organization and say it is fair. है ना? जो ज्यादा काम करता है उसको ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, एंड इसी मतलब ओवर टाइम अगर वो करता है तो उसको ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं एंड इसीलिए उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, एंड ये एक फेयर एंड जस्ट वे है. ओके, बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि सीईओ की सैलरीज जो होती हैं क्या वो जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, उसको वेरियस टीम्स को लीड करना पड़ता है, उसको वेरियस टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करना पड़ता है, सो उनकी सैलरी जस्टिफाइड होती है. अगर आपको इस बात से ना इत्तेफाकी है तो आप कमेंट करके बताइए एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दैट. ओके, सो मेरे हिसाब से सीईओ सैलरीज आर जस्टिफाइड. ऐसा क्यों है? बिकॉज बिकॉज वन, मल्टीपल team leads, teams are led to coordination in teams, and outside face of the company. ये एक सीईओ होता है तो इसीलिए उनकी सैलरी जस्टिफाइड है. वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से उनकी सैलरी जस्टिफाइड होती है. ओके, ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं कॉमन गुड अप्रोच पे. ओके, आई एम रबिंग जो सीईओ की सैलरी की जस्टिफिकेशन की पार्ट है. ओके, आई एम रबिंग दिस ऑफ. आप वीडियो पॉज करके इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हुए कॉमन गुड अप्रोच. ओके, one must look for common conditions that are important for welfare of everyone. This may be system of laws, police and fire department, education system, or even recreational areas. जहाँ पे a large section of society should be benefited. ओके, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे कॉमन गुड अप्रोच और जो हमारा क्या था यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसमें यहाँ पे ये है कि चेक अप्रोच फॉर मोर गुड हम लोग देख रहे थे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुड ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व ये देख रहे थे हम लोग. ओके, एंड इन द सेकंड केस जो हम लोग कॉमन गुड अप्रोच देख रहे हैं इसमें हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं. ओके, जैसे आप मान लीजिए कि देयर इज अ रिवर एंड रिवर पे हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग वहां पे डैम बना रहे हैं. ओके, लेट अस से दिस इज अ रिवर एंड इस पे हम लोग डैम बनाते हैं. सो हम लोगों को क्या पता है कि जो हायर लैंड एरिया है वो डैम बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा एंड लोगों को डिस्प्लेस करना भी पड़ेगा. ओके, दिस इज द हायर एरिया
and people would be displaced. ये एक inevitability है, would be displaced. ये inevitability है, मगर जब डैम बन जाता है तो यहां से हम लोग पावर जनरेशन, यहां से हम लोग फ्रेश वाटर फॉर सिटीज एंड और क्या इंश्योर कर सकते हैं, इरिगेशन एक्सेट्रा हम लोग इंश्योर कर सकते हैं. इससे हम लोग मोर नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटेड, ये हम लोग देख सकते हैं. whereas there would be a handful of people, not handful but there would be a lot of people, but compared to the benefits जो हम लोग दे पाएंगे उसके कंपैरिजन में कम लोग ही डैम बनने की वजह से डिस्प्लेस हो जाएंगे. तो यस, एक गवर्नमेंट को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली जो डिस्प्लेस्ड पीपल है वो जिस तरीके से, जिस कंडीशंस में थे वैसे या उसके बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए. बट हाँ, डैम्स एंड इस तरीके के रिसोर्सेज भी बनाने चाहिए. ठीक है, और हम लोग इस बात पे कॉमन गुड, दैट इज मैक्सिमम गुड की कोशिश करते हैं. ओके ओके. फिर आता है द वर्चू अप्रोच. यहाँ पे वर्चू अप्रोच में हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये काम हम लोग सच में करना चाहते हैं, और जो काम हम लोगों ने किया, जो एक्शन हम लोगों ने लिया, उसके बाद जिस तरीके की हमारी छवि बनेगी, हमारी इंप्रेशन बनेगी इन द सोसाइटी, क्या उस इंप्रेशन को हम लोग एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्या वो मोरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल होगा. तो कभी कभार कुछ चीजें सोशली एक्सेप्टेबल हो भी सकती हैं, बट उसको हम लोग फॉर मेकिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम लोग क्या करेंगे, वैसी चीजें नहीं करेंगे. ओके, जैसे देयर इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ द नानावती केस, जहाँ पे एक नेवी के कमांडर रहते हैं, उन्होंने अपने वाइफ के एक लवर को मार दिया बिकॉज द वाइफ वाज इन एन अडल्टरस रिलेशनशिप विद दैट मैन. In common society, in the general society, this can be seen as a heroic act. इसको एक heroic act की तरह देखा जा सकता है. बट क्या ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये चीजें प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके, तो वर्चू जो होगा वो भी किस तरीके का होगा, जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट को लीड करे, वैसी अप्रोच से हम लोग काम करेंगे. ओके, the virtue approach considers an action to be ethical if it is consistent with certain ideal virtues and provide for full development of our humanity. These are dispositions, that is tendencies and habits that enable us to act according to highest potential of our character. Highest potential of our character on behalf of values like truth, honesty, courage, compassion, generosity, tolerance, love, fraternity. Okay, sorry, this was text to speech, और हम लोगों का स्पीच प्रॉपर इंग्लिश स्पीच नहीं है, तो इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं. इंटीग्रिटी, यहाँ पे फैटर्निटी है. ओके, फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्रूडेंस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चूज. प्रूडेंस मतलब सच और मतलब सही और गलत में फर्क कर पाना और एक रैशनल वे में काम करना. ओके, प्रूडेंस मतलब रैशनैलिटी. ओके, what kind of person will I become if I do this? Or is this action consistent with my action at best? Putting the approaches together, show all the above approaches as standard behavior. ओके, अब हम लोग जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे केस स्टडीज को, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई ऑल ऑफ द अबव अप्रोचेस. ओके,
एंड हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, जो मैक्सिमम टाइम जो रिजल्ट रिपीटेड होगा बाई ऑल द अप्रोचेस, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे अपने केस स्टडी के आंसर को लिखने के लिए। ओके, सो पुटिंग द अप्रोचेस टुगेदर हम लोग क्या करेंगे, शो ऑल द अप्रोचेस आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड आर कंसिडर्ड ethical. सो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द सिमिलैरिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अप्रोच एंड वर्क ऑन इट। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पार्टीज एंड द अप्रोच दैट डज गुड टू देम। ये यूटिलिटेरियन अप्रोच हो गया। उसके बाद राइट्स प्रोटेक्टेड, ये हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम राइट्स हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन टू बी in the interest of justice. ओके, दैट मीन्स जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं, ये जो पार्टीज हैं, उनके पैशंस शांत होंगे, उनको एक ऐसा रेजोल्यूशन, एक ऐसा रेड्रेसल मिलेगा जिससे वो सेटिस्फाइड होंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कॉमन गुड अप्रोच, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जब हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इज द एक्शन कंसिस्टेंट विथ द नीड्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन वैल्यूज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक केस स्टडी को अप्रोच करेंगे जब उसका हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग एक केस स्टडी को सच में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स होप कि ये आपको आगे हेल्प करेगा। ये आप जो एथिक्स का पेपर है और जो केस स्टडीज है, ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आरबीआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाबार्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे जैसे आगे मैं पढ़ते जाऊंगा, मैं और लेक्चर्स मतलब और डिस्कशंस तैयार करूंगा एंड आई होप कि आगे जाके मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी कुछ कुछ ऐसे डिस्कशंस आपके साथ कर पाऊँ। थैंक यू।